जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर स्टूडेंटों का जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हुआ था, सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर हुआ था, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस पेपर को अपन सोल्व करने वाले हैं और ये वीडियो रेगुलर स्टूडेंटों के लिए तो इम्पोर्टेंट होने ही वाली है, क्योंकि मैं उनके आंसर्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। नॉन स्टूडेंट है उनके लिए भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यदि इस पेपर को भी आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया तो आपके बढ़िया नंबर आने वाले हैं, और कैसे आएंगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन स्टूडेंट वालों के कि रेगुलर वालों के तो 120 अंकों का पेपर आता है और आपके 150 अंकों का पेपर आएगा, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था। सबसे पहले 10 क्वेश्चंस आएंगे। जो पार्ट ए होगा उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जो प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 2 था, तो इसमें 20 अंकों के क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा बताइए। जो दो वीडियो मैंने बनाई थी 2-2 अंकों की, और मॉडल पेपर जो तैयार किया था उसी में से क्वेश्चन आए हैं। जो बड़े क्वेश्चन है वो ज्यादा रिपीट हुए हैं, यानी 60 से 70% जो मैटर है वो 3 वीडियो के अंदर आ गया। ठीक है, तो नॉन स्टूडेंट वाले उन वीडियो को जाकर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहली परिभाषा तो ये थी सीधी सीधी सी इसकी, कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। या फिर दूसरी परिभाषा यदि आपने ये लिखी है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, या फिर आपने ऐसा लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अदर दूसरी जगह से आपने पढ़ा है और वो लिखा है और मैं जो बता रहा हूँ वो आपके मैच नहीं खा रहा है, तो फिर भी सही है, क्योंकि अलग अलग बुकों में थोड़ा अलग अलग दे रखा होता है, चिंतित ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। इसका अर्थ बताना था अपन को कि आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, ये तो मैंने करवाया था, ये नहीं करवाया था, लेकिन जो बड़ी विस्तृत क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर, परिभाषा, सब कुछ बताया था। तो आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण का ही दूसरा रूप था। परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रचलित रहा, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में जो दृष्टिकोण आया वो आधुनिक दृष्टिकोण था। इसकी अध्ययन पद्धतियां भी अलग थी। ठीक है, मानव के राजनीतिक व्यवहार पर इसमें बल दिया गया था। तो बहुत सारी हैं। ठीक है, लिख दिया होगा आपने बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो आधुनिक विचारकों के नाम बताइए। यानी आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हुए उनके नाम बताने थे, तो ये बढ़िया तरीके से करवाया था। पहला ही क्वेश्चन था, ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बढ़िया तरीके से इसको करवाया था। जैसे ट्रिक बताया था नॉन स्टूडेंटों के लिए, आगे जो उनका पेपर होने वाला उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलाश रोने लगा पिन चुबाने पर, ये उस वीडियो में मैंने बताया था। के का मतलब है कैटलिन, ला का मतलब लास्टवेल, और रो का मतलब है रॉबर्ट ए डहल, और पी का मतलब है पिनोक। ये 4 विद्वान मैंने बताए थे, जिसमें से आपको 2 के नाम लिखने थे। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनका बढ़िया तरीके से पेपर हुआ होगा, और अदर में आपने पढ़ा है तो फिर भी बढ़िया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। उसमें बताया गया था कि ये अंतः अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है, इसमें टोटल 4 शब्द हैं। अंतः जिसका अर्थ है आंतरिक संबंध, दूसरा इसमें शब्द है अनुशासन जिसका अर्थ होता है विषय या विद्या, और आत्मक जो इसमें शब्द है उसका लक्षण अर्थ है, और जो दृष्टिकोण है उसका अर्थ है अध्ययन का उपागम। तो इनको मिलाओगे तो एक परिभाषा बन जाएगी कि अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर बल देता है, यह अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या उपागम कहलाता है। तो आपने बढ़िया तरीके से करके आए होंगे। आखिरकार में हमारी मेहनत जो की थी वो रंग लाई। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आया था, संविधानवाद क्या है। उस वीडियो में पहला ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कि इसका अर्थ अपन को बताना था। ठीक है, तो इसमें मैंने सीमित और व्यापक 2 अर्थ बताए थे।
सीमित अर्थ तो ये था कि सीमित अर्थ में संविधानवाद का अर्थ एक ऐसी अवधारणा जो संविधान के अनुसार शासन पर बल देती है। ठीक है। इसके बाद में कोरी और अब्राहम के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई कि स्थापित संविधान के अनुसार शासन किए जाने को संविधानवाद कहा जाता है, माना जाता है। दूसरा, इसमें व्यापक अर्थों में बताया था। संविधानवाद का व्यापक अर्थ, संविधान का अर्थ केवल स्थापित संविधान अथवा उसकी विधि के अनुसार शासन नहीं है, अपितु संविधानवाद मूल आधार यह है कि स्वयं संविधान एवं विधि इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर उचित एवं मर्यादित शासन की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपने कर दिया होगा। आगे चलता हूँ, संघीय सरकार की दो विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, आप करके आए होंगे। इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है, तो आपको मिल गया है, तो उसमें मैच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, दबाव समूह की दो विशेषताएं थी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सर्वव्यापकता, ये भी नहीं करवाया था मैंने, सर्वव्यापकता। दूसरा, समाज सापेक्षता। तीसरा, सीमित उद्देश्य व सीमित क्रियाशीलता। तो इसमें अपन को दो जानना था, यानी दो बताना था। उसमें जो बड़े क्वेश्चन है इसमें से भी रिपीट हुए हैं जो बताया था, और जो बड़े क्वेश्चन है वो ज्यादा रिपीट हुए हैं। उदारवाद के 4 गुण बताइए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मानव विवेक में आस्था। दूसरा, अनुदारवाद का विरोध। तीसरा, समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। चौथा, व्यक्ति साध्य है, और समाज व राज्य साधन है। तो मैंने 4 विशेषताएं आपको बता दी हैं। यदि ये मैच नहीं खा रही हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक से मैंने ली है, आपकी जो सीरीज है उसमें अलग दे रखा होगा, वो भी सही है। अगला क्वेश्चन, अराजकतावाद को परिभाषित कीजिए। अराजकतावाद की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है, लेकिन मैं जो आपने यदि सीरीज से पढ़ा है तो वहां पर अलग परिभाषा दे रखी होगी। मेरे अनुसार जो ऑथेंटिक बुक है उसके अनुसार, ईवी जेंकर के अनुसार, अपने आदर्श अर्थ में अराजकतावाद का अर्थ व्यक्ति को पूर्ण व अनियंत्रित स्वशासन की प्राप्ति, जिसका तार्किक अर्थ है किसी भी बाहरी शासन का अभाव। स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है, और ये जो नॉन वाले हैं इनके बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन्होंने ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया था। इसका आंसर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द्वंद्वात्मक पद्धति सत्य की खोज की एक प्रणाली है। अपन को बस थोड़ा सा समझाना था इसको। इसमें सत्य की खोज का एक प्रकार से पद्धति है, जिसमें हम वाद विवाद द्वारा सत्य की खोज की जाती है। कोई एक व्यक्ति किसी विषय के एक पक्ष को प्रस्तुत करता है, जिसे यहाँ वाद कहा जाता है। कोई दूसरा वक्ता या व्यक्ति उस विषय के दूसरे पक्ष को व्यक्त करता है, जिसे यहाँ प्रतिवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार सत्य की खोज इसमें की जाती है। तो ये 10 क्वेश्चन आए थे 2-2 अंकों के। इनमें से कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। जो पार्ट बी होगा उसमें अपन को 2 क्वेश्चन करने थे। आप जो निर्देश दे रखे हैं उसमें आप पढ़ लेना, ठीक है। निर्देश में यहाँ पर दे रखे होगा ना, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 2 प्रश्न हल कीजिए। 10-10 अंकों के हैं तो 2 करोगे ना, तो 20 अंकों का इसमें से करना था। ये शक्ति, सत्ता और औचित्य पूर्ण में अंतर संबंध बताइए। तो ये 2-2 अंकों के मैंने कराए थे, उसको ही बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया होगा आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, अधिनायकवाद के गुण और दोष बताइए। तीसरा, एकात्मक शासन की विशेषताएं बताइए। और चौथा 5वां आया था, प्रतिनिधित्व के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत की विशेषता बताइए। तो इसमें से आपको 2 करने थे। इसके बाद में बड़ा क्वेश्चन पर आते हैं। जो पार्ट सी था उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, अथवा में आए थे, जिसमें से अपन को कितने करने थे? 4। तो 4 गुणा 20 कितने हो गए? 80 हो गए। एक एक को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आया था, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये मॉडल पेपर जो तैयार किया था उसका तीसरा ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है।
तो ये विशेषता उसी में आ जाएंगी व्यवहारवाद की। ठीक है, ये नहीं करवाया था शक्ति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो नॉन स्टूडेंट वाले विशेष रूप से ध्यान दें, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। ठीक है, इसके बाद में 7वां क्वेश्चन, प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र, इसका दूसरा नाम है। वर्तमान में प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में 5वां जो क्वेश्चन था, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के गुण और दोष की व्याख्या कीजिए, एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो इसी में से सारा का सारा मैटर है ना, जो आप इसमें लिखते तो आपका राइट आंसर होता। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था, संसदीय शासन व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन देखे थे अलग अलग। पहला 9वां क्वेश्चन हमने देखा था, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन देखा जाए, राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो दोनों को मिलाकर इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। यदि दोनों को किया होगा तो अंतर आप है ना जो आसानी से कर पाते। ये मैंने नहीं करवाया था। तो एक एक क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया बात है अथवा में। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद को समझाइए। आदर्शवाद की विशेषताएं विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था। 14वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रत्ययवाद। ये प्रत्ययवाद का ही दूसरा नाम है आदर्शवाद। तो इस पर लेख लिखिए तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। और ये नारीवाद जो है ये भी हमने करवाया था। 13वां क्वेश्चन दिख रहा है, नारीवाद के विभिन्न चरण बताइए। 20 अंकों का क्वेश्चन था। तो अब बताओ बड़े क्वेश्चनों में कितने रिपीट हुए। तो मॉडल पेपर जो बताया है उसको पढ़ लोगे, इसको पढ़ लोगे नॉन वाले, तो बढ़िया आपके अंक आने वाले हैं। मैं आपको डिटेल से वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूं, इसलिए जितनी सहायता मेरी से हो सकी उतनी सहायता मैंने की। मॉडल पेपर मैंने तैयार किए, छोटे क्वेश्चन मैंने दिए। आपके अच्छे अंक आने की संभावना होगी। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने अंक आ सकते हैं। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।